गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलो थोड़े से कंसेप्ट, मतलब वही जो कंसेप्ट आपने सीख लिए थे उसी पे कुछ सवाल वगैरह मैं आपको करवा देता हूँ। रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
देखो बेटा, एक आज सुबह से क्वेश्चन जो है वो डाउट ग्रुप पे आ रहा है, जिसमें ये था कि एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, इसके बीच का डिफरेंस अभी भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग बार बार देखा करो, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल से भगाया गया है, ग्राउंड स्टेट से यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है ग्राउंड स्टेट से, तो टर्म होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब कोई यदि ये बोल दे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो उस केस में आप इस लेवल की एनर्जी को सिर्फ साइन रिवर्स कर दो, वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। किसी भी लेवल की आयनाइजेशन एनर्जी होती है उस लेवल की एनर्जी इनटू माइनस। किसी भी लेवल की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी शब्द यूज होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, पर यदि उसने ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं दिया, उसने बोला मेरे को तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए चाहिए, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की माइनस साइन हटा दो, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की मिल जाएगी। बोलो हाउ? बोलो भाई। नॉर्मली टर्म आयनाइजेशन एनर्जी इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर ग्राउंड स्टेट। बट यदि एग्जामिनर ये नहीं दे रहा है और वो बोल रहा है भाई मेरे को तो फोर्थ लेवल की आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फोर्थ लेवल की एनर्जी निकाल देनी है, उसका माइनस साइन हटा देना है और खत्म बात। ठीक है बेटा। अब बात सवाल उठता है सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। तो सेपरेशन एनर्जी जो है वो शब्द यूज होता है किसके लिए? नॉर्मली जनरली काय के लिए? एक्साइटेड स्टेट्स के लिए। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब सेकंड लेवल की एनर्जी का माइनस साइन हटा दो, जो भी एनर्जी है उसका माइनस साइन हटा दो, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी। सेकंड सेपरेशन एनर्जी, थर्ड लेवल की एनर्जी निकालो, उसका माइनस साइन हटा दो, खत्म बात। फोर्थ सेपरेशन एनर्जी, सॉरी थर्ड सेपरेशन एनर्जी, फोर्थ लेवल की एनर्जी निकालो, उसका माइनस साइन हटा दो, खत्म। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली term is referred for energy required to remove electron from ground state. Energy required to remove electron from ground state. Ground state. जर्नल यदि लिखें तो, यदि बिल्कुल जर्नल बात करें तो, जर्नल बात करने पे मैं बोल सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी लेवल, किसी भी लेवल की आयनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है, ऑफ एनी लेवल इज इक्वल्स टू माइनस एनर्जी ऑफ दैट particular energy of that particular level। करेक्ट है? सही है। अब कोई बोले सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हो गया दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट। भाई सेपरेशन एनर्जी माइनस इनटू एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। आस्क्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी बराबर माइनस इनटू एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सिर्फ ये बात मैंने इसलिए रिवाइज करी है कि जो बच्चे बार बार मेहनत नहीं करना चाहते, जो अपने लेक्चर को ढंग से नहीं सुनना चाहते, कई बार हमको गलत फहमी हो जाती है कि हमको लेक्चर अच्छे से आता है पर हमको आता नहीं। यदि क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो इसका मतलब सिंपल सिंपल लिटिल स्टार ये कि हमको लेक्चर ढंग से याद नहीं है। इसमें हमको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। आपको मेरी बात सुन लो, बांध लो, इस बात को लिख के रख लो कहीं पे। यदि मान लो क्वेश्चन मॉड्यूल का नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी का नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाओ आपने लेक्चर को अच्छे से नहीं सुना। यदि लेक्चर को अच्छे से सुना तो 101% आपको
क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा, पर आपको लेक्चर को ढंग से सुनना है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, आई होप सो सब लोग बच्चे बात को ढंग से सुनते हैं। सर इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग द फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट देन एनर्जी विल बी नेगेटिव और राइट। अच्छा, फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट यदि जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा। जब भी, चाहे बेटा ऊपर से नीचे जाए और चाहे नीचे से ऊपर जाए, एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी। चाहे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो चाहे इवॉल्व्ड एनर्जी हो, आप पॉजिटिव साइन के साथ बताओगे। याद करो ये स्टेटमेंट मैंने आपसे बोला था। चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए, इन एनी केस डेल्टा ई बराबर सदा पॉजिटिव लिखना है। चेंज हरदम पॉजिटिव लिखना है, चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या बात क्लियर है बेटा? चेंज हुआ है, ये एक सत्य है, तो वो सदा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जैसे पॉजिटिव ला पाओ वैसे पॉजिटिव ले आओ। ठीक है बेटा, और आगे भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये बात याद रखना, चेंज कभी नेगेटिव नहीं होता, चेंज सदा पॉजिटिव होता है। हो चलो, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब एक और आज बच्चे ने मेरे से अलग से क्वेश्चन पूछा, वो मैं आपको बताऊं। वो एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में कंफ्यूज था। भाई यदि किसी ने आपसे बोला कि व्हाट इज एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वो तो फोर्थ लेवल की एनर्जी आप बता दो, वो हो जाएगी एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यदि कोई बोले थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो ये बात अलग हो गई भाई यार। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा है, उसमें जो एनर्जी लगी है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। बोलो हाउ। एंड एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट अलग बात है। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट अलग बात है। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ उस एक्साइटेड स्टेट में क्या एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, वो हुआ। लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने में जो एनर्जी लगी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 2 में ले जाने में, सेकंड मतलब 1 से 3 में, थर्ड मतलब 1 से 4 में। सो एक्साइटेशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। बोलो कंसेप्ट क्लियर? जिस बच्चे ने सवाल पूछा था उसको कंसेप्ट क्लियर? हो सकता है वो क्लास में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने वो सवाल पूछा था उसको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये कंसेप्ट पढ़ा भी दिया है, आपको 101% पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको ये हो गया आपका, जो आपने कल से लेके आज तक कंफ्यूजन्स पूछे हैं उसके बारे में मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक है ना? चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्पेक्ट्रम वाला आज और थोड़ा सा एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा करके और मजबूत करने वाला था, उसको मजबूत करता हूँ। ठीक है ना? और किस किस तरह के क्वेश्चन है। अच्छा एक बात याद रखना आप लोग, क्यों मिटाएं, इसको यूज कर लेते हैं। मान लो किसी ने आपसे ये पूछा कि ये एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, और ऐसा ही एक और एटम बना लेते हैं यहाँ पर। मान लो ये एक और एटम है और ये है लिथियम या हीलियम प्लस प्लस कर लेते हैं, हीलियम प्लस, सॉरी प्लस प्लस नहीं, इसमें थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन है और इसमें फोर्थ लेवल पे इलेक्ट्रॉन है। इससे इलेक्ट्रॉन इधर से कूदा और फोर्थ से 1 पे कूदा। बताओ इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा? तो क्या फ्रीक्वेंसी का रेशियो लैम्डा के रेशियो के इनवर्स होगा? बेटा आना बोलना पड़ेगा। जो लैम्डा का रेशियो आएगा उसका रिवर्स रेशियो फ्रीक्वेंसी का आएगा। तो लैम्डा का रेशियो आप निकालना जानते हो, कैसे निकालोगे? लैम्डा के लिए फॉर्मूला तुरंत प्रभाव से आपको लिख देना है, लैम्डा बराबर n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी, इन सब चीजों में कांस्टेंट क्या क्या है? n1 कांस्टेंट है, इन दोनों में n1 कांस्टेंट है, इसका भी n11 है, इसका भी n11, और क्या कांस्टेंट है? और r कांस्टेंट है। तो n1 कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, लेकिन हम n1 की वैल्यू को रख देते हैं 1, कोई बात नहीं, r को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, r इज इक्वल टू लैम्डा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर। r को इधर ले जाओ, लैम्डा को नीचे ले आओ। दोनों केसेस में लैम्डा, दोनों केसेस में r की वैल्यू तो एक ही आई, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या ये मेथड अब तक तुम लोग को आने लगा है समझ में कि जब दो चीजों की कंपैरिजन करनी हो, ऐसा नहीं आप सवाल नहीं निकाल पाओगे, सवाल तो निकाल लोगे लेकिन आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, और मैं जो तरीके बताता हूं उसमें क्या होगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। चमका? हमको क्या करना है, जो जब भी कंपैरिजन हो फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को अलग कर लेना है।
इस पूरे फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या चीज थी, कोई बता सकता है? इस पूरे फॉर्मूले में कांस्टेंट आर था, एन छोड़ दिया कोई बात नहीं, आर कांस्टेंट था, बोलो हो। तो आर को एक तरफ रख के फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लैम्डा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इनटू n1 स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो लैम्डा, तो ये मैंने लिख दिया लैम्डा h, n2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इनटू z स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर हो गया, बोलो हाउ, अपॉन n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर दैट इज 9 into 1 इज इक्वल टू लैम्डा हीलियम प्लस n2 स्क्वायर 4 तो मतलब 16 माइनस 1 और इधर क्या था बेटा z स्क्वायर, हीलियम का z स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 16 into 1, बस आ गया रेशियो। अब जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो सब बच्चे इस बात को समझ गए। देखो कॉम्प्लिकेटेड है, यदि कैलकुलेशन करने जाओगे पूरा एक पेज भर जाएगा, और मैंने क्या किया 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये ट्रिक्स आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये ट्रिक जनरल है, हर सब्जेक्ट में लगेगी, समझ रहे हो सब लोग? एक या 2 लाइन में अपन को आंसर निकाल देना है। तो सबको बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है? लैम्डा फॉर्मूला आपको पता है ना? ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या मॉड्यूल का बेटा वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास दूसरा मॉड्यूल है, इसलिए आपको ग्रुप पे पोस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, मैं ग्रुप पे ही आपको उसका आंसर दे दूंगा, है ना? और जो आप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछोगे उन्हीं क्वेश्चंस को जनरल मानते हुए मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर भी मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूं, कारण उसका बेटा समझो आप, मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अभी एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्साइटेशन एनर्जी, देखो उसको कंफ्यूजन काय में होगा, वहां पे पूछा था कि एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है आपको, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है ना? अब बच्ची का आंसर क्या आया, उसका आंसर आया 3.4, जबकि आंसर क्या होना चाहिए 10.2। समझे आप मेरी बात को? गलती कहां पर हुई आप बात को समझे? पर मैंने वो क्वेश्चन उस समय सॉल्व नहीं किया, मैंने उसको बोला मैं तुम्हें 15 मिनट का टाइम देता हूं, आप मेहनत करो और खुद निकालो। सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ो, एक्साइटेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, समझ गया आप मेरी बात को? अब यदि उस बच्ची ने उस समय 15 मिनट थे क्लास चालू होने में मेहनत कर ली होगी, तो उसने खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो उसकी खुशी अलग होगी। एक सेकंड बेटा, लगता है एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। बेटा यदि मेरी मीटिंग कट हो जाए ना, मेरी मीटिंग कट हो जाए तो मैं वापस ज्वाइन करूंगा, है ना? जस्ट वेट। कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो, सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? ओके ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखो क्या होता है ना? हाँ समझना बात को। तो इतनी बात सबको क्लियर है, यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये हो गया। हाँ वो बच्ची का क्वेश्चन क्या था वो समझना, वो बच्ची का क्वेश्चन ये था कि ये और ये, मतलब उसने कहा कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, लेकिन उसने क्या निकाल दिया, उसने फर्स्ट लेवल की एनर्जी निकाल दी, उसने फर्स्ट लेवल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दी। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया तब कितनी एनर्जी लगी, बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा, आ रही बात समझ में? energy of first excited state -3.4, first excitation energy is -13.6 -3.4,
दिस माइनस दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। फर्स्ट एक्साइटेशन करने में कितनी एनर्जी लगी, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। बात समझ में आ गई सब लोग को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वेरी नाइस वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब समझना बेटा, एक कंसेप्ट होता है जिसमें वो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज same given which of the following species will give series of spectral lines similar to magnesium plus plus. Which of the following species will give, which of the following species will give a series of spectral line spectral lines similar to magnesium plus plus, similar to magnesium plus plus। ठीक है बेटा, यदि इसको देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ए एल्युमिनियम प्लस 3, बी सोडियम मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम, सी मैग्नीशियम प्लस एंड डी was fluorine। ठीक है ना, द करेक्ट आंसर इज एल्युमिनियम प्लस 3, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मान है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में तो यहीं पे हम नोट कर लेंगे, नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, isoelectronic species have similar spectral line series, have similar spectral line series। ये एक फैक्ट है, आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना, ऐसा करके, ठीक है ना। चलो, यदि कोई आपसे ऐसा पूछता है, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनेंगे बेटा, सभी लोग एकदम इत्मीनान से ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है और वो क्वेश्चन था द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम लेवल दिस टू दिस, व्हाट विल द, अच्छा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यदि कोई आपसे पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो दैट इज इक्वल टू लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, या मैं इसको फॉर्मूला बता देता हूं आपको, दैट इज इक्वल्स टू n2 minus 1, that is equals to n2 minus 1। ठीक है बेटा, n2 minus 1 where n2 is हाईएस्ट लेवल, समझ जाओगे तुम लोग ना, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो दिया हुआ है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ लेवल टू फर्स्ट लेवल इन सैंपल ऑफ many atoms, in sample of many atoms, electron jumps from fourth level to first level। ठीक है बेटा,
how many lines will be seen in emission spectrum and how many lines can be seen in absorption spectrum. अब इस केस में मतलब उल्टा होगा फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, है ना. If electron covers four levels, how many lines will be seen in absorption spectrum and how many lines will be seen in emission spectrum? Maximum lines की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. If a electron covers 4 levels, as shown, find out lines of absorption spectrum and emission spectrum. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम. बेटा बीच में मेरी मीटिंग कटी तो नहीं थी ना, बीच में स्क्रीन तो नहीं गई थी ना अभी कभी. ठीक है, एक ही बार गई थी ना जब मैंने बोला था थोड़ा सा, है ना, फोन कट जाएगा. ठीक, ओके डन. चलो भाई, इसका आंसर समझ गया आप लोग. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन आएगी, एब्जॉर्प्शन में कितनी लाइन आएगी, 3 लाइन, क्योंकि 4 लाइन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बराबर n2 minus 1 बराबर 4 minus 1 बराबर 3. एंड लाइन्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम is equals to n2 minus n1 n2 n2 by 2. चेक कर लेते हैं एक बार. n2 minus n1 कितना हुआ, 4 minus 1, तो ये कितना हो गया, 3 into 4 by 2 is equals to 6 lines. करेक्ट है बेटा, ये हो गया इसका आंसर इन सैंपल ऑफ एटम्स. बेटा परागी, आपने बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से नहीं सुना. आपने बोला, मैंने क्या बोला, इफ इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन इन गिवन लेवल, तो गिवन लेवल मतलब 1 से 4 भी गया और 4 से 1 भी आया. आप क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या लिखा, इफ अ इलेक्ट्रॉन कवर्स 4 लेवल्स एज शोन, मतलब ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है. ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी. ठीक, अब मैं इस पूरे को मिटाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना. बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्राउंड स्टेट से होता है. तो या तो ये एब्जॉर्प्शन लाइन आएगी कैसे, ये ऐसे आएगी, या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा. 3 एब्जॉर्प्शन लाइन आएगी. कभी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए और फिर थोड़ी देर में वो यहाँ से कहीं और सोर्स से एनर्जी ले ले, फिर फुदक के इधर चला जाए, फिर कहीं और से एनर्जी ले, फिर फुदक के इधर चला जाए, क्योंकि इसके पहले वो किसी और सोर्स से एनर्जी ले, उसके पहले वो नीचे कूद जाएगा. क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर हुई है बेटा, क्या मेरी बात क्लियर हुई है? इसलिए एब्जॉर्प्शन लाइन सिर्फ अपन लोएस्ट लेवल से ही ले रहे हैं. ठीक है, आई होप सो आप सबको बात समझ में आ गई होगी. ठीक है ना. यदि मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से 6th लेवल पे गया, तो एब्जॉर्प्शन लाइन कितनी होंगी, जल्दी से आग लगा दो, इतनी तेजी से बोलो. वेरी गुड बेटा, 5 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. सबको आंसर करेक्ट है. जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ. ये आपको एब्जॉर्प्शन लाइन का फंडा भी क्लियर हो गया हैगा. ठीक है, लेट मी चेक कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं. 55 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, और इससे इतनी ही संख्या से ज्यादा संख्या के बच्चे, मतलब सिर्फ आधे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आधे बच्चे एब्सेंट हैं, जिनमें से कुछ का स्कूल भी होगा अनडाउटली. पर ये तो एक तरीके से आपकी डाउट क्लास है. जो जो आपको डाउट आ सकते थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. मैं अभी इसी चैप्टर में कुछ लेक्चर्स और रिकॉर्ड करूंगा. कब रिकॉर्ड करूंगा ये नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है एक लेक्चर संडे को रिकॉर्ड कर दूं. उस समय भी मैं आपको इनविटेशन दूंगा, जिसको क्लास अटेंड करना है रिकॉर्डिंग वाली वो आ सकता है, नहीं करना है नहीं भी आ सकता है. जो चीज क्लास रिलेटेड है वो क्लास में ही पढ़ाई जाएगी. लेकिन अब आप सोचोगे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि फिजिक्स के टॉपिक है, मान लो केमिस्ट्री से ओवरलैप कर रहे हैं,
और मैं उनको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए बेटा रेगुलर क्लास में तो नहीं पढ़ा सकता, तो मैं आपको उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लास में ही पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक फिजिक्स रिलेटेड है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन फिर केमिस्ट्री में कहीं कहीं उनको दे देते हैं, तो क्या होता है कि हमें वो कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। और फिजिक्स में कब पढ़ोगे आप, जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब, तो तब तक का इंतजार क्यों करें, अभी पढ़ लें, भले आधा अधूरा समझ में आए, क्या फर्क पड़ता है, फिर फिजिक्स वाले मार्क्स सब तो पढ़ा ही देंगे उसको और अच्छे से, है ना? मतलब आपको और अच्छे से तब समझ में आए, रीजन भी तब तक आप 11th-12th का फिजिक्स पढ़ चुके होंगे। पर मैं भी कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। सर एक्स्ट्रा क्लास स्पेक्ट्रल लाइन क्वेश्चंस वही तो चल रहे हैं बेटा, और क्या चल रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के क्वेश्चन तो करा रहे हैं बच्चे, है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रल लाइन पे कल मैंने आपको लास्ट वाला कराया था, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को वो समझ में आया था। हाँ, उसको बेटा जूम पे रिकॉर्ड करके आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको, जिसमें मैंने आपसे बोला था, याद आया तुम लोग को, याद आया तुम लोग को, है ना। हाँ, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, एक और लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 4th level to 1st level, electron is coming from 4th level to 1st level, how many lines will be seen in visible region, how many lines will be seen from नहीं, third line from रेड एंड, ऐसा कुछ होता है ना। वो कहता है कि इन अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड स्टेट, है ना, यदि थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड है, यदि थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड हमको दिखाई दे रही है, तो ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल पे हुआ। सुनना मैं आप मेरी बात को ध्यान से, आप बताओ बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम की सबसे लोअर वेवलेंथ की लाइन कौन सी होती है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, सबसे लोअर, सबसे हाई, कम एनर्जी की, सबसे कम एनर्जी की वेवलेंथ कौन से रंग की होती है, सबसे कम एनर्जी की वेवलेंथ कौन से रंग की होती है, जल्दी बताओ। कम एनर्जी वाली, वेवलेंथ वाली नहीं, कम एनर्जी वाली। एनर्जी वायलेट की ज्यादा होती है कि रेड की ज्यादा होती है, एनर्जी वायलेट की ज्यादा होती है कि रेड की ज्यादा होती है, वायलेट की ज्यादा होती है, रेड की एनर्जी कम होती है। तो यदि मैं ये बोलूं दिस इज फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, विल यू टेक दैट फैक्ट, इसको क्वेश्चन हटा देते हैं, थ्योरी बोल देते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, क्योंकि बेटा क्या होगा कि ये लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है विजिबल स्पेक्ट्रम का, जो कि लाल कलर का आएगा, तो दिस इज फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, सो दिस विल बी एंड दिस विल बी, समझ गए होगे भाषा, बोलो बेटा। यदि ये फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी वाली लाइन रेड लाइन होती है, ऑरेंज नहीं, उसको बोल देंगे सेकंड लाइन फ्रॉम रेड एंड, दिस विल बी कॉल्ड एज सेकंड लाइन फ्रॉम रेड एंड, करेक्ट बेटा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। क्या सबको बात क्लियर है बच्चों, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, बात क्लियर है ना, ये कंसेप्ट आ गया सबको समझ में, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना है हमको। एक सेकंड रुके, होल्ड रखें एक सेकंड के लिए प्लीज। हाँ बेटा, ठीक है, तो ये भाषा सबको समझ में आ गई, ठीक है ना बेटा।
चलो यस, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भाषा सबको समझ में आ गई? आ गई ना सबको समझ में? कल जो सवाल था वो क्या था? कल का सवाल मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। कल का सवाल ये था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूद रहा है और सैंपल ऑफ 3 एटम, इन अ सैंपल ऑफ 3 एटम, 3 एटम का सैंपल है हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूद रहा था, और इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूद रहा था। इसमें मैंने 4 लेवल बनाए हैं। थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन कूद रहा था, नहीं नहीं नहीं, शायद फोर्थ से फर्स्ट पे कूद रहा था, ऐसे ही था, क्योंकि 3 लाइन आई थी ना पहले। हाँ सही है, फोर्थ से फर्स्ट पे कूद रहा था। तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी सीन, ये क्वेश्चन ये था कि फोर्थ से फर्स्ट लेवल पे कूद रहा है, सैंपल ऑफ ओनली 3 एटम। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होते तो मैक्सिमम लाइन जो हो सकती है n2 - n1 into n2/2 वाला फॉर्मूला लगाना। यदि सैंपल ऑफ एटम्स है आपके पास, यदि सैंपल ऑफ एटम्स आपके पास है, तो बिना कुछ सोचे एग्जाम में वही आना, n2 - n1 into n2/2 वही आना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सैंपल ऑफ ओनली 3 एटम दिया भाई, इसमें आपको सैंपल ऑफ ओनली 3 एटम दिया है। इफ एटम्स आर मोर तो परागी बेटा 6 आ जाएगा आंसर, तो 4 to 1 है तो आंसर 6 आ जाएगा अनडाउटली। पर यदि आपको नंबर ऑफ एटम कन्फाइन कर दिया गया है, तो फिर हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ। यदि मान लो मैं ये कह दूं आपसे कि मेरे पास इफ एटम्स आर मोर इन नंबर देन, बेटा बता तो दिया बच्चे अब यार, इफ एटम्स आर मोर इन नंबर, तो जो मैक्सिमम लाइंस वाला है वो फॉर्मूला पर लगा देंगे, है ना बेटा। सर लाइक 15 एटम पर आगे, फिर तो बेटा अपन कर सकते ना, 15 एटम में लेवल सिर्फ 4 है, करके देख लो आप। तो 1 2 3 4, चौथा एटम ड्रॉ कर देंगे तो 6 लाइन आ जाएगी, 6 से ज्यादा लाइन हो ही नहीं सकती। 4 लेवल है टोटल इन्वॉल्व। समझ रही बात को परागी जी, समझ रही हो बात को, है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, तू टेंशन मत ले बेटा, 3 से ज्यादा नहीं देगा। एग्जाम में इतने परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या पूरे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो बहुत सारे जैसे अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में जाके पढ़ोगे, उसमें आइसोमर बनते हैं। अब क्लास में सवाल चल रहा है, पता लगा 20 आइसोमर बन रहा है, उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है। क्यों चल रही है यार? 4-5 से ज्यादा आइसोमर आ ही नहीं सकते एग्जाम में, और यदि आ रहे हैं तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को, हम पागल थोड़ी ना बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। समझ गई बात को कि नहीं समझ गई? इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे एंगल से भी दे सकता है, और क्या बोल सकता है, इफ अ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम फोर्थ लेवल टू फर्स्ट लेवल to get maximum number of spectral lines, how many minimum number of atoms are required? पता नहीं तुम लोग को आया कि नहीं आया, इसके लिए चाहिए क्या? दिमाग। समझे? 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 सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मैक्सिमम नंबर लाइंस कितनी आ सकती है। तो चलो एटम 1 में मैक्सिमम लाइन ये 3 आ सकती है, करेक्ट है। अब कोई भी लाइन रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपने लाइन रिपीट करी तो वो लाइन ओवरलैप कर जाएगी। तो ब्राइटनेस लाइन की बढ़ेगी लेकिन एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगी। ये कंसेप्ट सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? ब्राइटनेस बढ़ेगी लेकिन एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि यदि इसमें और इसमें, जैसे कि मान लो इधर से इधर कूद गया, तो ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ एक ही होगी, तो दोनों की एनर्जी एक ही होगी, तो प्रिज्म दोनों को बराबर से झुकाएगा, बराबर डेविएट करेगा। तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी तो आपको 2 लाइन नहीं देगी, एक ही लाइन देगी दिखाई। ये बात अलग है कि वो लाइन ज्यादा ब्राइटर देगी दिखाई वनस्पत उसके, जबकि एक ही वेवलेंथ होती। बोलो हाउ। क्लियर है? मैं आपको बेटा पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में आते ही नहीं है। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, मतलब नई लाइन बनानी है, मतलब नया कॉम्बिनेशन बनाना। तो नया ये हो सकता है, ये आज तक नहीं हुआ। इसके बाद इधर से इधर कूदा तो क्या नया होगा? बोलो बेटा, इधर से इधर कूदा तो क्या नया होगा? नहीं होगा, वो तो रिपीट कर जाएगा, वो तो रिपीट कर जाएगा, तो नई लाइन नहीं होगी। नई लाइन तो यही, और नई लाइन बनानी है। इधर से इधर आओ, क्या ये नई लाइन है? क्या ये नई लाइन है? बिल्कुल नई लाइन है। एक और नई लाइन कल एक बच्चे ने बताई थी, उसने बोला था सर इधर से इधर आए, ये तो रिपीट हुई तो इसको नई नहीं बोलेंगे, पर इधर से इधर आए तो ये नई लाइन। पर उसके लिए तो चौथा आइटम रिक्वायर्ड था, हमारे पास तो 3 ही आइटम थे। तो मैक्सिमम नंबर लाइन कितनी आती? 6 के 5? 5। तो कल वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? 2 बार सिखा दिया, आएगा नहीं एग्जाम में, आप टेंशन मत लो। इतने अच्छे क्वेश्चन यदि एग्जाम में जा रहे होते तो नीट का कट ऑफ मार्क्स 40% भी नहीं होता।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप टेंशन मत लो इस बात की कि इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक, जिससे प्रिज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है दिमाग। हो 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 करेक्ट। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान और देता हूं, एक बढ़िया क्वेश्चन इस पे करा के, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, अब देखो आप समझना बात, देखो, और जब तक जो टॉपिक मैं ना पढ़ा दूं यहाँ वहां से कहीं से पढ़ना मत, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बोला ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैं पढ़ाऊंगा, मुलिकन इफेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ये कहीं से पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है बेटा, क्योंकि आखिरकार आपको समझ में आ जाएगा हमने अपना टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया। तो मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद में आपका पूरा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। यदि मान लो मेरे पास ये एक एटम है, इसका नाम हाइड्रोजन है, थोड़ा सा और मस्त बनाते हैं, हाइड्रोजन है ये एक एटम, और यहां पर एक एटम कर देते हैं हीलियम प्लस बेरिलियम प्लस प्लस, ठीक, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम प्लस एंड दिस इज प्लस प्लस प्लस। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदा है, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी सीन, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी सीन इन सैंपल ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज अ सैंपल ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम। मेरी बात को सुनना, इसके इनफाइनाइट एटम है, इसके इनफाइनाइट एटम है, इसके भी इनफाइनाइट एटम है, तो एक ही जार में ये सब रखे हुए हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इन सैंपल ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। कुछ ने 30 बोला, कुछ ने 10 बोला, परागी ने 30 बोला है, और कुछ बच्चों ने 10 बोला है, बाक्षी ने 10 बोला है। अब आपका कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अब क्लियर होगा, और आप देखो स्पेक्ट्रम इस क्वेश्चन के बिना ही क्लासेस में खत्म हो जाता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन जो दिखती है वो क्यों दिखती है, उसके बेसिक कंसेप्ट पे वापस चलना पड़ेगा। जब एनर्जीज अलग अलग होती हैं, जब एनर्जीज अलग अलग होती हैं, तो स्पेक्ट्र जब वो प्रिज्म के द्वारा क्रॉस करता है तो उसको झुकाता है एक तरफ, एग्रीड। तो यदि इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस और इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस और इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग हुआ, तो एक लाइन नहीं, इनके बदले 3 लाइन दिखाई देगी। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। यदि एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग हुआ, हाउ परागी बेटा, यदि एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग आएगा बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू भी तो अलग अलग होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी? और जब लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी तो स्पेक्ट्रम उसको, जो प्रिज्म उसको अलग तरीके से झुकाएगा, तो नई लाइन देगी दिखाई कि नहीं देगी? यदि सैंपल ऑफ एक ही टाइप ऑफ एटम है तो एक ही लेवल पे जंप पे एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा। एनर्जी का डिफरेंस यदि सेम आया, यदि तीनों हाइड्रोजन एटम के ही सैंपल होते तो एनर्जी का डिफरेंस सेम होता दो लेवल में। लेकिन क्या एनर्जी का डिफरेंस हाइड्रोजन के और हीलियम के और बेरिलियम प्लस प्लस के लेवल्स में सेम होगा क्या? बोलो बेटा। तो 30 लाइन किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया है, पर वो आंसर भी करेक्ट नहीं है,
यदि मान लो खुदा ना खास्ता इनमें से कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन में एनर्जी का डिफरेंस सेम हुआ तो वो दो लाइन ना दिख के एक ही लाइन दिखेगी, मानना तो पड़ेगा यार। यदि मान लो इनमें से किसी भी केस में एनर्जी का डिफरेंस सेम हो गया तो वो नई लाइन नहीं दिखेगी, एक ही लाइन देगी दिखाई। हाँ बोलना पड़ेगा यार, हाँ बोलना पड़ेगा यार। बोला। अब चल तो एनर्जी निकालते हैं। तुमको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जिसमें 13.6 तो कांस्टेंट है बेटा। तो जिसकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी उसकी एनर्जी भी सेम आएगी, डिफरेंस आना बोलना पड़ेगा। जिसकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी, जिसकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी, उस लेवल का एनर्जी भी तो सेम आएगा ना भाई, उस लेवल का एनर्जी भी तो सेम आएगा क्योंकि 13.6 तो कांस्टेंट है। यदि किसी दो में मान लो इसके इस लेवल में और इसके सेकंड लेवल में, मान लो इसके इस लेवल में और इसके सेकंड लेवल में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू सेम आई तो 13.6 तो दोनों में कांस्टेंट था भाई, तो दोनों का एनर्जी एक ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। लेवल का एनर्जी एक ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई, आएगा। बहुत बढ़िया। तो इसके अपन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू लिखो, तो इसका जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1, इसका 1 बाई 4, इसका 1 बाई 9, इसका 1 बाई 16, इसका 1 बाई 25। बोलो हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 4। मैंने बोला जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग को साथ में रखना है, नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन बनेगा 4 पेज में और मैं क्या कर रहा हूं 2 लाइन में। ठीक है बेटा, आया क्वेश्चन समझ में यहां तक? अब चलो इसका बता दो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सबसे नीचे वाले का बोलो, इसका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर क्या होगा? कोई तो बता दो। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यार एक बच्चे का आंसर सही नहीं है, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ यार? हाँ, अब पूर्विशा का आंसर सही है। पूर्विशा का जानवी आंसर जस्ट उल्टा है बेटा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ज्यादातर बच्चों का आंसर उल्टा है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाँ अब आंसर सही आ रहा है, अब आंसर सही है भाई। जेड स्क्वायर, हीलियम का जेड क्या होता है बेटा? 2 होता है ना, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4/1। बोलो आओ, बोलो आओ। अब इसका बोलो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका बोलो जेड स्क्वायर। शाबाश शाबाश शाबाश, 4/4 मतलब 1। इसका बोलो 4 बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोलो 4/9। शाबाश। इसका क्या लिख दूं बेटा नेक्स्ट वाले का? 4/16 मतलब 1/4। बोलो हाउ। इसका क्या लिखो? 4/25। शाबाश। चलो मेरे भाई इधर बोलो, पहले वाले का क्या लिखूं? 16। शाबाश शाबाश, एकदम सही। 16 आप बोले सही है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका क्या लिखूं? 4। बोलो बेटा, इसका क्या लिखूं? 16/9। ऊपर वाले का क्या लिखूं? 1। इसका क्या लिखूं? 16/25। एग्रीड? बोलो हाउ। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। चलो इनकी मैक्सिमम लाइंस बना लेते हैं। इसकी मैक्सिमम लाइन 6 बनती, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1, सॉरी 10 बनती, 10 लाइन। एक लेवल यहाँ पे मैंने कोई मिस कर दिया शायद, 1 2 3, हाँ ये वाला लेवल मिस कर दिया। 4 3 2 1। बोलो हाँ, इसमें भी सेम बनेगी। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। बोलो आया? अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि किन में एनर्जी का डिफरेंस सेम है वो देख लेना है। और टोटल लाइन 30 आनी थी, लेकिन 30 में से कुछ कैंसिल होंगी। टोटल लाइन 30 आनी थी बेटा, पर यदि कहीं पे एनर्जी का डिफरेंस सेम हो गया, यदि कहीं पे एनर्जी का डिफरेंस सेम हो गया तो नई लाइन नहीं आएगी, वो 2 की जगह एक ही लाइन आएगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा। 2 लाइन नहीं आएगी, 2 की जगह एक ही लाइन आएगी। अब गिनो, अब गिनो कितने लेवल। ये समझ में आया तुम लोगों को क्या है? ये समझ में आया? यदि एक ही टाइप का एटम होता तो 10 आंसर होता, यदि एक ही टाइप का एटम होता तो 10 आंसर होता, लेकिन अलग अलग एटम है तो एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग है, तो लैम्डा अलग अलग होगा, तो लाइन भी अलग अलग देगी दिखाई। मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।
आया समझ में? यदि आ गया समझ में तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो बेटा। इस क्वेश्चन के बिना ही लोग स्पेक्ट्रम कंप्लीट करा देते हैं। आप खुद सोचो, क्या इस क्वेश्चन के बिना स्पेक्ट्रम की समझ कंप्लीट हो सकती है? सौम्या कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा आया समझ में, रिकॉर्डिंग में दोबारा देखेगी। रिकॉर्ड आप भाग्यश्री का आंसर एकदम सही, भाग्यश्री का आंसर एकदम सही। बाकी लोग भी ट्राई करो। ऋषिता थोड़ा और बेटा दिमाग लगा, तो सही सही पहुंच गई है, थोड़ी सी गलती हो गई। नित्या का आंसर भी सही है, गायत्री का आंसर भी सही है। अथर्व नहीं बेटा, शुभम थोड़ा सा और बेटा। निकुंज थोड़ा सा, निकुंज नहीं, निकुंज निकुंज तुमने बेटा सेम लाइन तो देखी नहीं अभी, कौन सी लाइन रिपीट हो रही है? हाँ, शुभम का अब आंसर सही, शुभम का अब आंसर बिल्कुल सही है। परागी का आंसर सही है। प्लीज शिफ्ट सर। वैदेही बेटा थोड़ी सी गलती हो गई बच्चे, थोड़ी सी गलती हो गई। तुम लोग को एक दूसरे का आंसर तो नहीं दे रहे हैं दिखाई, नहीं दे रहे होंगे, नहीं तो अब तक तो हाँ 50 बच्चों का एक ही आंसर आ जाता। बेटा फिर से मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना, 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना बेटा, आप लोग है ना। हाँ बेटा चल, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से बच्चे, सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। इसका सही आंसर आना चाहिए। देखो कौन सी लाइन रिपीट कर रही है, आप तो ये देखो कि कहाँ पे एनर्जी की लेवल सेम। ये 1/4 से 1 जा रहा है, ये 1/4 से 1 जा रहा है, क्या इधर 1/4 से 1 कोई जा रहा है? आप तो देखो एनर्जी लेवल कहाँ पे सेम है, ये 1 है, क्या यहाँ पे कहीं भी 1 है? नहीं है। ये 1/4 है, क्या यहाँ पे कहीं 1/4 है? हाँ यहाँ 1/4 है। ये 1/9 है, क्या वहां पे कहीं 1/9 है? नहीं। 1/16 है, क्या यहाँ पे कहीं 1/16 है? नहीं। 1/25 है, क्या वहां पे कहीं 1/25? नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये 1/4 की लाइन है, ये 1/4 की लाइन है, क्या यहाँ पे 1/4 से लेके 1 की कोई लाइन है? 1/4 से लेके 1 की कोई लाइन है? हाँ है। ये 1/4 से लेकर के 1 की लाइन, मतलब ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन रिपीट हुई है। काट दो इसको। बोलो हाओ, बोलो हाओ, बोलो हाओ, आना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये लाइन रिपीट हुई, और कौन सी लाइन रिपीट हुई है? और तो कोई लेवल इधर है ही नहीं, 1/4 से 1 का ही था, फिर कोई 1/9 तो इधर लेवल ही नहीं, 1/16 लेवल है क्या यहाँ पे कहीं? नहीं है। 1/25 भी नहीं, छोड़ो। ये 1 से लेकर के 4 है, 1 से लेकर के 4 है, क्या यहाँ पे 1 से लेके 4 है? ये 1 से लेके 4 एक लेवल आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन काट दो, मतलब ये वाली लाइन भी काट दो, ठीक है। तो 2 की जगह सिर्फ एक ही लाइन आएगी। और कभी कोई रिपीटिशन हो रहा है क्या? और कहीं कोई रिपीटिशन हो रहा है क्या? 1/4 से लेके 1 वहां तो कोई है नहीं, 4 से लेके 16, 1 से लेके 4, बस। अब तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा, मैंने गलत बोला था आपसे,
इसका सही आंसर होगा 28। मैंने को लगा 27 इसका आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर है 28। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्या पल्ले पड़ा है? एक बार और देख लोगे तो क्या पल्ले पड़ जाएगा? आपको देखना क्या है? आपको ही देखना है सबकी एनर्जी निकालनी। अच्छा, अब यही क्वेश्चन आपको और थोड़ा समझ में आ जाता है यदि मैं इसका सॉल्यूशन 3 पेज में बनाता तो। लेकिन बेटा 3 पेज का सॉल्यूशन बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? हमें तो ये देखना है, क्या आप इस कंसेप्ट को समझे हो कि यदि दो लेवल में एनर्जी का डिफरेंस सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन भी सेम होगी। यदि दो लेवल में एनर्जी का डिफरेंस सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन भी सेम होगी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? इस लेवल का क्वेश्चन नीट में आएगा कि नहीं आएगा? इस लेवल का क्वेश्चन नीट में आएगा कि नहीं आएगा? कभी जिंदगी में भी नहीं आएगा। फिजिक्स में आ जाए तो नहीं कह सकता, केमिस्ट्री में तो जिंदगी में भी नहीं आना। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आपका कंसेप्ट स्पेक्ट्रम का क्लियर हो सकता है? मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन कंसेप्ट फिर भी नहीं आता हो। तो अब आपका कंसेप्ट स्पेक्ट्रम का कंप्लीट हो गया है। आप लोग समझ गए हो कि स्पेक्ट्रम हमको कैसे करके देखना रहता हैगा। ठीक है बेटा, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है। मुझे लगता है ऐसे वाले क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे यदि कोई आपसे ऐसे ऐसे बातें करना चालू कर दे कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यू मैक्स, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्स बाल्मर सीरीज अपॉन न्यू मैक्स बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस अपॉन न्यू मैक्स पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। कर लोगे? इसके लिए आपको न्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए न्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और न्यू का फॉर्मूला क्या आपने रट लिया है? न्यू का फॉर्मूला आपने रट लिया है कि नहीं रट लिया? यदि नहीं रट लिया है तो फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। हाँ ना बोलो यार, न्यू का फॉर्मूला सबको रटा हुआ है? क्या आपको पता है न्यू का फॉर्मूला मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपसे लिखा था आर जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला बताया था बेटा, यही फॉर्मूला बताया था। अब बोल इसमें कांस्टेंट क्या है? अब बोल इसमें कांस्टेंट क्या है फॉर्मूले में? यार ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है कि नहीं? और यहाँ आर की वैल्यू कितनी थी जरा देखूं तो कौन बताएगा? यहाँ आर की वैल्यू कितनी थी कौन बताएगा? यदि बताया तो अच्छे बच्चे, नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आर की वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर 15। बहुत बढ़िया बेटा, ये आर की वैल्यू थी यहाँ पर। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बस फॉर्मूला आ गया आपका। इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेके नीचे डिवाइड कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ। आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा? कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में? एक लाइन में आंसर आएगा। कैलकुलेट करोगे तो पूरा पेज भर जाएगा तब आंसर आएगा। मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? मेरा मेथोडोलॉजी समझ में आया? एक लाइन में आंसर को लेके आना है, फालतू बात नहीं करनी है। कल मैं आपकी क्लास लूंगा काय पे एक्स्ट्रा, वो क्या कहते हैं उसको यार, स्टोशियोमेट्री पे, स्टोआइचायोमेट्री पे। ठीक है, एक लाइन आंसर खत्म, एक लाइन आंसर खत्म। समझ गए आप मेरी बात को? दूसरी लाइन यूज नहीं करनी है। ऐसा ही हमें कुछ करना है ना? कंसेप्ट पूरा समझे, डेप्थ तक समझे, फिर उसकी सही ट्रिक समझे। हाँ, कांस्टेंट को एक तरफ करके सब कुछ कर सकते हैं। एक फॉर्मूला डिराइव करो। अब चूंकि कांस्टेंट तो दोनों दोनों में कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट तो इसमें भी कांस्टेंट होगा और इसमें भी कांस्टेंट होगा, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? न्यू1 n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आना बोलना पड़ेगा यार। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक बात और पूछता हूं, आपका कॉमन सेंस चेक करता हूं। देखें आपका कॉमन सेंस चेक करके देखते भाई। यदि कल के दिन कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट कर दे और वो कह दे कि रेशो ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, यदि वो बोल दे रेशो ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी निकालना, और दो अलग अलग आइटम में बोल रहा हूं। एक काम तो आप ये कर सकते हो, सरल तरीका क्या होगा आपके लिए, सुनो। दो तरीके हो सकते हैं आपके लिए।
यदि वो आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ लैम्डा इन फ्रीक्वेंसी निकालो, लैम्डा का फॉर्मूला रखो, लैम्डा का फॉर्मूला रखो, निकाल लो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो, निकाल लो। लेकिन क्या दोनों का आर एक ही होगा? वो गलती तो नहीं करोगे ना, दोनों का आर की वैल्यू अलग अलग होगी, उसका ध्यान रखना भाई, नहीं तो तुम आर से आर को काट दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आर अलग है, फ्रीक्वेंसी का आर अलग है, और लैम्डा का आर अलग है, और एनर्जी का आर अलग है, रेडबर्ग कांस्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ी तुम लोगों ने? एनसीईआरटी पढ़ी, देखा एनसीईआरटी में भी आर की दो वैल्यू दी है, एनर्जी के टर्म में भी दी है और मीटर इनवर्स के टर्म में दी है, हर्ट्ज के टर्म में नहीं दी है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दी। बोलो आओ, बोलो आओ, क्लियर है बेटा? और जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते उनका यही नुकसान होता है, जब जेई में ये क्वेश्चन आया तो कईयों को हवा नहीं लगी, और जेई में क्वेश्चन उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दे दिया था, उन्हें रेडबर्ग कांस्टेंट पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है। मैंने आपको 4 बताए, एनर्जी के टर्म में 2 बताए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के टर्म में बताया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताया, और मैंने आपको मीटर इनवर्स के टर्म में बताया है। आई होप सो सबको कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहाँ पे एंड करें, और अब मैं आपको कल और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन मोल के बारे में। ठीक है, आज की क्लास एंड करें क्योंकि आपकी दूसरी क्लासेस भी हैं। बाय बाय, टाटा सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 4 बजे पर मिलते हैं। बाय बच्चों।